कुछ प्लेटफॉर्म्स को जहां पे वो 1,000 रुपए से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट में हमारे देश में आप रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कुछ एसेट क्लासेस में हमारे देश में ये फैसिलिटी है कि आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टॉक्स में अभी तक नहीं है, बट मुझे लगता है जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे देश में भी पॉपुलर होगा जैसे जैसे ये फैसिलिटी लोगों को मिलेगी। बट मेरे हिसाब से, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो डेमोक्रेटाइज करता है इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। बिल्कुल। और विश्वजीत जी, जैसा आप शुरुआत में भी कह रहे थे, डेफिनेटली बाहर की कंट्रीज में तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है, भारत में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, दैट टू विद इन जो बहुत ही यंग इन्वेस्टर्स हैं उनमें, जो कि चाहते हैं इन्वेस्ट करना, डाइवर्सिफाई करना अपने पोर्टफोलियो को। लेकिन रेगुलेशन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट पर क्या कहता है? क्या ये टोटली पूरी तरह अलाउड है कि नहीं है? इस पर क्या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके बारे में मालूम होना चाहिए? बिल्कुल स्वाति जी, जैसा हेमंत जी बोल भी रहे थे, अभी स्टॉक्स में अलाउड नहीं है। तो जैसे कोई स्टॉक खरीदना चाहे फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के थ्रू, तो शायद अभी पॉसिबल नहीं है, बट आने वाले समय में ऐसा लगता है, क्योंकि सेबी की तरफ से भी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि इस तरीके की फैसिलिटी को अलाउ किया जाए। एक आम निवेशक भी बड़ा शेयर खरीद सके या उसका कुछ हिस्सा खरीद सके अगर वो एक साथ नहीं खरीद पा रहा है। तो रियल एस्टेट में बहुत सारे निवेशक इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसे मान लीजिए कोई बड़ी प्रॉपर्टी है 20 करोड़ की, अगर आप वो तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आप 20 लाख देके उसका कुछ हिस्सा खरीद सकते हैं। तो उसके हिसाब से ही प्रोपोर्शनेटली आपको उसमें रेंटल इनकम मिलेगा। और मान लीजिए अगर वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है तो आप उसके भी हिस्सेदार बन जाते हैं। तो रियल एस्टेट में सेबी ने अलाउ किया हुआ है, उसमें रेरा भी है रेगुलेटर। तो ऐसे कई एसेट क्लासेस हैं जहां पे अलाउड है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर कोई पेंटिंग खरीदना चाहता है, जो नॉर्मली एक आम निवेशक नहीं खरीदता, कोई बहुत महंगी पेंटिंग है, तो आप वो नहीं अकेले खरीद पा रहे, लेकिन उसका एक फ्रैक्शनल हिस्से में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कल को वो पेंटिंग बिकेगी तो आपको प्रोपोर्शनेटली उसका जो रिटर्न है वो मिल जाएगा, और उसका जो एप्रिसिएशन है वो मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। थोड़े से कम पैसे से आप एक बड़े एसेट क्लास के हिस्सेदार बन जाते हैं। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है लो कॉस्ट में। जैसे कि हेमंत जी बोले थे, 1,000 रुपए से भी आप कोई ऐसी एनबीएफसीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे जो आगे लोन्स देते हैं। ये इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स में है, तो आप उसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले समय में ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को नई नई इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने का एक इंटरेस्ट भी होता है, और वो अच्छा भी है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से। हेमंत जी, तरीका क्या हो सकता है? तरीका अगर समझ पाए आपसे, ये फ्रैक्चर इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है? स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हमें मालूम है स्टॉक खरीदना है, डीमैट अकाउंट बनाना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाइए, वहां से खरीदिए, स्टॉक ब्रोकर्स हैं। इसका तरीका कुछ अलग, जिस तरीके से हम फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हाँ देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्टॉक्स में तो हमारे अलाउड नहीं है। अगर आप एज एन इंडियन इन्वेस्टर हैं तो अगर आप चाहें तो लेकिन जो बाकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे आपने कहा, मैंने कहा था कि रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वहां पे जो रीट्स है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो स्ट्रक्चर्ड डेट है, बेसिकली सिक्योरिटाइज डेट जो है, उसमें जैसे मैंने कहा था कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे सेबी ने को ऑथराइज किया है इन इन सिक्योरिटीज में डील करने के लिए। तो वहां पे जैसे मैंने कहा था कि मिनिमम 1,000 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बहुत जहां जहां पे पॉसिबल है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे इवन आर्ट की या पेंटिंग की, तो वहां पे भी ऐसे फंड हैं जो आर्ट में और या पेंटिंग में इन्वेस्ट करते हैं। तो अलग इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत ज्यादा ऑप्शंस वहां पे है नहीं, एक्सेप्ट मे बी रियल एस्टेट रीट्स जो काफी पॉपुलर हो रहे हैं हमारे देश में। और स्ट्रक्चर्ड डेट, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा कि डेट में उतना इंटरेस्ट अभी नहीं रहता है इन्वेस्टर्स का, तो अभी वो इतने पॉपुलर नहीं है। बट आई थिंक उसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। शायद ज्यादातर इन्वेस्टर, मुझे लगता है कि इंतजार कर रहे हैं कि किस कभी हमें स्टॉक्स में हम फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर सके। तो आई थिंक उसका तो जैसा प्रोसेस, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे देश में ब्रोकर्स को अलाउड नहीं है, तो वो आपके डीमैट के थ्रू होगा। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ओके। और विश्वजीत जी, टैक्सेशन कैसा हो सकता है इसका, एक फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट का, अगर इसको समझना चाहें तो?
बिल्कुल, स्वाति जी देखिए, जैसे अभी हेमंत जी कह रहे थे, तो सबसे पहले तो कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, एसेट मॉन्क हम्म। जैसे, ग्रिड जैसे, जहाँ पे जाके आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और जिस एसेट क्लास में आप निवेश कर रहे हैं, उस एसेट क्लास के अकॉर्डिंगली ही आपके टैक्स ट्रीटमेंट भी होंगे। तो जिस तरीके से रियल एस्टेट में कैपिटल गेन है, तो उसके हिसाब से ही आपको वो टैक्स ट्रीटमेंट होगा। तो अभी स्टॉक्स में तो इन्वेस्टमेंट अलाउड है ही नहीं, तो जैसे इक्विटी में अलाउड होगा, तो जो इक्विटी का टैक्सेशन होना चाहिए, मेरे हिसाब से वैसा ही ट्रीटमेंट इस फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट में भी लागू रहेगा, क्योंकि ये कोई अलग चीज नहीं है, सेम एसेट क्लास में आप निवेश कर रहे हैं। ओके। और कैसे इन्वेस्टर्स के लिए हेमंत जी, या फिर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का एक तरीका है, तो कैसे इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट सही हो सकता है? क्योंकि डेफिनेटली अगर आप एक फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए, थोड़ा सा आप मैच्योर भी होने चाहिए। तो क्या सबके लिए है ये? देखिए, मुझे लगता है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक तरीके से इसको हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, यानी जो निवेशक जिनके पास लमसम उतना बड़ा पैसा नहीं है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। अब वो डिपेंड करता है किस एसेट क्लास में कर रहे हैं। अगर हम सिक्योरिटाइज डेट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तो मुझे लगता है हर निवेशक के लिए टाइम होराइजन के हिसाब से सुटेबल होगा। इक्विटी ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। अगर एज एन इन्वेस्टर आपको लगता है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, अब सिर्फ फायदा ये है कि आप जिन स्टॉक्स में डायरेक्टली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, जब भी ये अलाउ होगा आप उनके अंदर इन्वेस्ट करोगे, तो वहां भी रिस्क प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं है। हम जब डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि फिजिकल एसेट भी थोड़ा हिस्सा एज एन इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट नॉट एज एन ऑप्शन, की जहां पे आप रह रहे हो, बट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होना चाहिए। तो क्लियरली अगर आप एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रीट्स जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो अलग अलग निवेशकों के लिए उनकी रिस्क प्रोफाइल और उनके एसेट एलोकेशन के हिसाब से ये जो फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने का मौका देगी। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कुछ एसेट क्लासेस जो आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में हो लेकिन कर नहीं सकते हैं इन्वेस्ट क्योंकि बड़ी रकम की जरूरत है, तो वो एक फायदा आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आपके हर एसेट क्लास में आपको पैसा डालना है। सुटेबिलिटी जो क्राइटेरिया है, ओके चाहे वो फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट हो या अदरवाइज हो, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ताकि अगर हम उसका ध्यान रखें तो उस हिसाब से ये एक डेफिनेटली बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बिल्कुल सर। चलिए, इसी के साथ पहले कॉलर से भी हम बात कर लेते हैं हमारे शो में जो आज है शामिल, शुभेंदु पॉल। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं मनी गुरु में। क्या जानना चाहते हैं आप? एक्चुअली मेरा जो पोर्टफोलियो है मैं भेजा था, ठीक है। मैं 2010 साल से मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा हूँ। तो मेरा करंट जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 88 लाख है, ठीक है। तो मेरा जो गोल है, मैं नेक्स्ट 15 इयर्स के अंदर मैं एक्चुअली मेरा गोल 5 करोड़ का गोल है, ठीक है। तो ये अचीव होगा कि नहीं, ये एक क्वेरी है। और नेक्स्ट क्वेरी है, ये मैं एसआईपी तो मैं कंटिन्यू करूंगा ही, ठीक है, मगर मैं नेक्स्ट 5 साल के बाद में 50K करके एसडब्ल्यूपी मैं विथड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो हो सकता है कि नहीं, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। ओके। हेमंत जी, आप प्लीज शुभेंदु का पोर्टफोलियो स्टडी कीजिए और बताइए सर कैसा इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए काफी है? देखिए स्वाति, आई थिंक यस, मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा है और दो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहली बात तो हम इनके टारगेट की बात करते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि 15 साल का इनके पास समय है और इनका जो टारगेट है वो 5 करोड़ का है और इनकी जो अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 की है एसआईपी से। पिछले समय से जब से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने जो कॉर्पस एक्यूमुलेट किया है वो करीब 88 लाख का है। तो अगर ये अनइंटरप्टेडली अगले 15 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, मैं अगर 12% का रिटर्न मान के चलूं तो करीब करीब 5 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। तो पहला बात कि जो उनका जो टारगेट है वो 15 साल के बाद का, वो डेफिनेटली पूरा होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको अनइंटरप्टेडली बिना रुकावट के इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। दूसरी बात, 15,000 के लिए 15 फंड है इनके पास। तो डेफिनेटली ये जो पोर्टफोलियो है ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। यहाँ पे जब आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं और इसमें मैं देख रहा हूँ कि 3 थीमेटिक फंड भी, तो कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा रिस्क ओवरलैपिंग जो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको मॉनिटर करना भी मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से इनको अपने फंड्स को कम करना चाहिए। 4 या 5 फंड इनको रखें अपने पोर्टफोलियो में तो बिल्कुल सही रहेगा। उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एग्जिस्टिंग कुछ फंड्स हैं वो रखिए, जैसे एचडीएफसी टॉप निफ्टी 50 है, उसमें आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। कोटक इमर्जिंग जो एक मिड कैप फंड है उसमें आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए।
और HDFC रिटायरमेंट सेविंग में 3,000 इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ भी अगर इन्होंने इस फंड में सिर्फ इसलिए निवेश किया है कि ये रिटायरमेंट वर्ड है यहाँ पे, तो फिर शायद उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। आप किसी नॉर्मल वेल डाइवर्सिफाइड हाई क्वालिटी फंड में जाइए, वो आपके लिए बेटर हो सकता है। उसके अलावा 2 फंड मैं चाहूंगा ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। एक मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप 3,000 रुपए और कोटक मल्टी कैप 3,000। हमने कोशिश की है 5 फंड में डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में आपको सही तरीके का एक्सपोजर मिले, जो रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में जो वो बैलेंस हो, और आपकी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जो है ओवर ए लॉन्गर टाइम कम हो। तो हमने 10 फंड्स को कम किया है 15 में से, और ये भी इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया कि आपकी एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट हो के ना। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 5 साल के बाद इनको SWP से पैसा निकालना है 50,000, तो करीब 6 लाख रुपए हो गया, यानी 2 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए। ये पॉसिबल होगा इनके लिए, लेकिन अगर ये पैसा निकालना शुरू करेंगे तो जो उनका जो 15 साल का टारगेट है वहां पे थोड़ा सा इनको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। ओके सर, ओके। तो ये रही शुभेंदु जी आपके लिए आपके पोर्टफोलियो पर सलाह। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगले कॉलर इस वक्त सचिन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? हेलो मैम, मेरे पास अभी 3 SIP में भर रहा हूँ। एक बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड का है रेगुलर ग्रोथ, एक HSBC बिजनेस साइकिल फंड है, और थर्ड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम। इन तीनों के मैं 1000 के SIP भर रहा हूँ 15-20 साल के लिए। तो मैं इनको कैरी फॉरवर्ड करूँ या किसी को स्वाइप करूँ, मैं वो जानना चाहता हूँ। ओके, मैं पराशर जी, सर सचिन के पोर्टफोलियो को प्लीज स्टडी कीजिए। 3 SIPs हैं, फ्लेक्सी कैप भी है, एक सेक्टोरल फंड भी है, एक इंडेक्स फंड भी है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल स्वाति जी, इनका पोर्टफोलियो देखते हैं तो थोड़ा सा अभी 3 ही फंड्स हैं, 3,000 की SIP कर रहे हैं, तो थोड़े से हाई रिस्क फंड्स हैं। थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड्स की अभी आवश्यकता नहीं है। पहले एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना लेते हैं, उसके बाद हम थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि जो बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप है वो अच्छा फंड है, आज के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से भी आप उसमें निवेशित रहें, उसको बदलाव में उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो HSBC का बिजनेस साइकिल फंड है, वहां से आप निकल सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। उसकी जगह आप एक डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड्स ले लीजिए, तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का तीनों का एक्सपोजर मिल जाएगा, डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा, तो और रिस्क भी ओवरऑल कम हो जाएगा। तीसरा फंड जो आपने रखा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, तो मेरे हिसाब से ये भी थोड़ा सा एग्रेसिव है। इसकी जगह मोतीलाल ओसवाल का ही लार्ज कैप फंड ले लीजिए, तो आपके लिए पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी भी लेकर आएगा, और ऐसा लगता है कि लार्ज कैप के वैल्यूएशन अभी अट्रैक्टिव है, तो अच्छे रिटर्न्स भी बनेंगे। तो ये 2 छोटे छोटे बदलाव करें। जहां तक कि अगर आपके गणित को देखें, आप 50 लाख का कॉर्पस जनरेट करना चाहते हैं, तो अभी 3,000 के SIP से अगर हम चलते हैं 12% का CAGR लेके, तो करीब करीब 20 साल में 30 लाख रुपए बनते हैं। तो वहीं मुझे लगता है थोड़ा सा गैप है। अगर आप 2,100 रुपए की SIP और ऐड कर दें, 3,000 मतलब प्लस 2,100 यानी कि 5,100 रुपए का एक तरीके से शगन समझ ले। 5,100 की SIP अगर आप करते हैं तो 20 साल में आप 50 लाख का कॉर्पस जो आपका गोल है, आप उसको आराम से अचीव कर पाएंगे। तो थोड़ा सा SIP इंक्रीज करें और ये थोड़ा सा बदलाव करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रही सचिन जी आपके लिए सलाह आपके पोर्टफोलियो पर। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, आगे भी कुछ और दर्शकों के सवाल करेंगे शो में शामिल। बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत करते हैं मनी गुरु में आपका। आज हमारे साथ है विश्वजीत पराशर, हेमंत रुस्तगी और आज हम ले रहे हैं हमारे दर्शकों के सवाल। अगले कॉलर है जयप्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ नमस्कार जी, मैं पता करना चाह रहा था जी, मैंने जो ना आईसीआईसी का लिया हुआ था, सिग्नेचर रिटायरमेंट प्लान लिया हुआ है और वो मैंने करीब 2-3 महीने पहले लिया था और अभी जो है वो करीब 20 से 25% डाउन चल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, और बस एक फंड के बारे में पूछना चाहेंगे और कुछ नहीं? हाँ जी हाँ जी, और एक मैंने एचडीएफसी का लिया हुआ है जी अभी, फार्मा का, तो एक उसके बारे में पता करना है, वो भी डाउन चल रहा है जी काफी ज्यादा। इन दो के बारे में पता करना है जरा, क्या करना आपने कब तक के लिए इन्वेस्ट किया है सर? पहले बताएंगे कब तक के लिए इन्वेस्ट किया है आपने पैसा? 10 साल के लिए कर रखा है जी, 10 साल के लिए किया हुआ है। अच्छा, फिर तो क्या टेंशन होनी चाहिए आपको। पर फिर भी हेमंत जी, क्योंकि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में पैसा डाला, बाजार में काफी ज्यादा इस वक्त करेक्शन चल रहा है, काफी ज्यादा गिरावट है, तो डेफिनेटली सबके पोर्टफोलियोज भी काफी ज्यादा नेगेटिव में चल रहे हैं। इसलिए जयप्रकाश जी भी काफी ज्यादा अभी परेशान है। सर 10 साल का तो इनका होराइजन है, रिटायरमेंट के लिए इन्होंने पैसे डाले, क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी स्वाति, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, जैसा उन्होंने कहा कि इनका जो टाइम होराइजन है वो 10 साल का है और अभी कुछ समय पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है। आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो और आपको क्लैरिटी है कि आपका जो समय है वो 10 साल का आपके पास है, कुछ हिस्सा आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ हिस्सा आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो एवरेजिंग हो रही है आपकी। देखिए, इक्विटी में वॉलेटिलिटी जो है वो एक बहुत ही नेचुरल सी चीज है। अलग अलग कारणों से अलग अलग समय पे वॉलेटिलिटी होती है, जो अभी हो रही है। ये समय है डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स के लिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लोअर लेवल पे होगी। इसका फायदा आपको आगे देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जब हम अपने पोर्टफोलियो को गिरता हुआ देखते हैं या उसकी वैल्यू को गिरता हुआ देखते हैं तो उससे घबराहट नहीं होती, वो डेफिनेटली होती है। बट उसको टैकल करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका वही है कि आपके पास 10 साल का समय है। 10 साल में और भी ऐसे मौके आएंगे जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। आप सिर्फ डिसिप्लिन तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आप देखेंगे कि वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट ही कम नहीं होगा, बल्कि आपको इसका फायदा मिलेगा। तो पहली बात तो मैं कहूंगा जयप्रकाश जी, जरा इस चीज पे ध्यान रखिए। दूसरा, मुझे लगता है आपको अपना पोर्टफोलियो को पूरा ओवरऑल करने की जरूरत है। आपने एक यूलिप ली है जहां पे आप कह रहे हैं 20-22% कम है। मेरे हिसाब से अगर 10 साल का समय है तो यूलिप से बेहतर म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे आपको वैरायटी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है और जिस तरह की परफॉर्मेंस है वो आपको बेटर मिल सकती है। तो डेफिनेटली एक तो आप वो कंसिडर कीजिए। दूसरा, आपने फार्मा फंड में इन्वेस्ट किया, आप नए निवेशक हैं, आपको किसी भी सेक्टर फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से एचडीएफसी का ही, अगर आप जो 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं वो लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें तो वो कहीं बेहतर ऑप्शन होगी। फिर मिड कैप में आपने एक इंडेक्स फंड लिया हुआ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। इसी म्यूचुअल फंड, अगर आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, इसी म्यूचुअल फंड का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, जिसने कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को और परफॉर्म किया है। चाहे आप पिछले कुछ सालों से देखें, कंसिस्टेंटली इसने और परफॉर्म किया है। तो अगर आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है वो जो एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड है वहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए, उसको स्विच कीजिए। तो जैसा मैंने कहा, ओवरऑल आई थिंक अप्रोच बदलने की जरूरत है। फोकस कीजिए अपने टाइम होराइजन पे, वेल डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आई थिंक वो एक बेटर अप्रोच रहेगी आपके लिए। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट जयप्रकाश जी। आपको सलाह दी है हेमंत जी ने, उस पर जरूर गौर कीजिएगा। शुभकामनाएं। अगले कॉलर है सौरभ शर्मा, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं मनी गुरु में। क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया मैम आपके साथ जी। मेरा मैम रिटायरमेंट प्लानिंग, थोड़ा सा और डिटेल में बताइए सर। मैम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। 20 साल का मेरा टेन्योर रहेगा और मेरा अभी जो अमाउंट जो डिपॉजिट हो चुका है, इट इज अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख। ठीक है, फंड्स मैंने मैम शेयर किए। मैं तो आपके जानना चाहता फंड्स हूँ, भी है हमारे सामने। हाँ जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, इन ये फंड्स में funds कंटिन्यू करूँ या कैसे कोई हैं? चेंज करना चाहिए मुझे? ठीक है विश्वजीत जी, इनका पोर्टफोलियो प्लीज देखिए आप। लगभग 1.5 लाख रुपए तो इनका पोर्टफोलियो बन चुका है। लगभग बहुत सारे फंड्स में इनकी 40,000 तक की एसआईपी भी है। 20 सालों का होराइजन है। कैसे लग रहा है? 4 करोड़ रुपए कह रहे हैं 20 साल में रिटायरमेंट के लिए, काफी है? बिल्कुल बिल्कुल स्वाति जी, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। हालांकि थोड़े से फंड्स ज्यादा है, 9 फंड्स हैं, 6-7 फंड्स होते तो और अच्छा रहता।
बट जो फंड्स इन्होंने चुने हुए हैं वो बहुत ही टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और डिफरेंट कैटेगरीज के चुने हुए हैं। कोई लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, डिफरेंट एएमसीज के भी चुने हुए हैं। तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। जो 40,000 की आपकी एसआईपी चल रही है, आपको वो कंटिन्यू रखनी है 20 वर्ष के लिए। 12% का सीएजीआर भी लेके चले तो 4 करोड़ का जो लक्ष्य आपने रखा है रिटायरमेंट का, वो पूरा होता दिखता है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है या नहीं किया। हो सकता है वो 20 साल के बाद 4 करोड़ की वैल्यू शायद आपके 20-25 साल के रिटायरमेंट को अच्छे से लीड ना कर पाए। तो आपको देखना है कि आपका आज का खर्च कितना है और 20 साल के बाद वो खर्च क्योंकि काफी बढ़ जाएगा महंगाई की वजह से, उसके हिसाब से आपको अपना एक गोल सेट करना है। तो मैंने एक जस्ट एक प्लान एक कैलकुलेशन करी कि अगर आप 10% स्टेप अप करते हैं अपनी एसआईपी में, 40,000 की एसआईपी में, तो 20 वर्ष में यही करीब करीब 8 करोड़ बन जाता है। तो आप ऐसे अगर आप कोशिश करें जितनी एसआईपी आप इंक्रीज कर सकते हैं, और ऐसे मार्केट सिनारियो में तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा कॉर्पस जनरेट होगा। पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, निवेशित रहे, कोई ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। बट केवल एक आईसीआईसी प्रुडेंशियल का आपके पास मल्टी एसेट फंड है और ब्लू चिप फंड है, उन दोनों में अगर देखता हूं तो कुछ ओवरलैप है, अच्छा खासा ओवरलैप है। तो उसकी जगह आप कोई एक डिफरेंट लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, निप्पॉन इंडिया का या फिर बीएसपी का टॉप 100 फंड। बस ये छोटा सा बदलाव करें तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो ओवरलैप है वो भी कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, निवेशित रहे, शुभकामनाएं। सौरभ जी, ऑल द वेरी बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये रहा आपके सवाल पर जवाब विश्वजीत जी की तरफ से। धन्यवाद भी करना चाहेंगे दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस। प्रायोजक कामधेनु पेंट्स, दिल के रंग दीवारों पे।
प्रस्तुतकर्ता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। विल्सन मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, कंफर्ट विद स्मार्ट फर्नीचर सॉल्यूशंस, डॉक्टर्स की पहली पसंद। और 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा, कामधेनु नेक्स्ट TMT बार्स। लाहौर में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल जारी। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 363 रनों का लक्ष्य दिया। टैरिफ पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, टैरिफ लगाने वाले पर लगाएंगे टैरिफ। कहा भारत 100% से ज्यादा लेता है टैरिफ। औरंगजेब पर दिया बयान, अबू आजमी पर पड़ा भारी। पूरे सत्र के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित। विधानसभा परिसर में आने पर भी पाबंदी। तमिलनाडु के ऊपर लटक रही परिसीमन की तलवार। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर की सर्वदलीय बैठक। बाजार में 10 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स करीब